जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, आज के सेशन में ना हम लोग बात करने वाले हैं। कल हम लोग बात किए थे जंतुओं में जनन के बारे में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या पौधे भी जनन करते हैं और पौधों के लिए जनन करना क्यों आवश्यक है, या फिर जंतुओं के लिए जनन क्यों आवश्यक है, और पौधे जनन करते हैं तो उनमें जनन की कौन कौन सी विधियां पाई जाती है। इसके साथ ही क्या पौधों में जनन के लिए कोई जननांग होता है? तो हाँ मेरे भाई, पौधों में भी जनन के लिए जननांग पाया जाता है। ठीक है, और पौधों का लिंग का निर्धारण ना उसके पुष्प के द्वारा होता है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं और कुछ पौधे जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं हम लोग कि कैसे अपने पौधे अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे संतान पैदा करते हैं या फिर अपने ही जैसे नए पौधों का उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, पौधों में भी जनन की दोनों विधियां पाई जाती हैं, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पौधों में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने जैसे नए संतान बनाते हैं। सही बात है भाई। जनन के बारे में हम लोग कल सीखे थे कि जनन एक वैसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव, बस वो सजीव होना चाहिए, चाहे वो एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, मनुष्य हो, जंतु हो, पौधा हो, मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो वैसे एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, सभी जीव, उनमें जनन जब होता है तो वो एक जैविक क्रिया है, वो एक जैविक रासायनिक क्रिया है। और उस क्रिया के फलस्वरूप देखिए, हम यहाँ पे एक बीज दिख रहा होगा फोटो में। जैसे ही बीज मिट्टी और जल के संपर्क में आता है तो उसमें अंकुरण की शुरुआत होती है। उसके बाद अंकुर का विकास होता है, धीरे धीरे ना उसमें से नए पत्तियों का विकास होता है और एक छोटा पौधा बनता है। धीरे धीरे यह पौधा पोषण कर करके विकास करता है और एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है, और यही है पौधों में जनन की विधि। तो वैसे पौधे जिनमें बीज पाया जाता है या फिर जो बहुकोशिकीय होते हैं तो उनमें ना जनन की लैंगिक विधि पाई जाती है। ठीक है, जनन की लैंगिक विधि पाई जाती है। और लैंगिक विधि में जो लैंगिक अपना विधि होता है पौधों की, इस लैंगिक विधि में जो जनन अंग होता है वो कहां पे उपस्थित होता है? जनन के लिए जो जनन अंग होता है वो कहाँ उपस्थित होता है? तो जो जनन अंग होते हैं पौधों में, जैसे मनुष्यों में हम लोग बात किए थे कि सभी मनुष्यों में, चाहे वो मेल पार्ट हो चाहे वो फीमेल पार्ट हो, शरीर के श्रोणी वाले हिस्से में जननांग या फिर गुप्तांग उपस्थित होते हैं। उन जननांगों में दो प्रकार के अंग होते हैं, एक प्राथमिक अंग और दूसरे सहायक अंग। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग सीखे थे। उसी प्रकार से अगर पुष्प का बात किया जाए, पौधों में लैंगिक विधि का बात किया जाए, तो जो पौधों में लैंगिक विधि होती है, जो जननांग होता है वो जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? पुष्प में उपस्थित होता है। कहां उपस्थित होता है? पुष्प में उपस्थित होता है, वो पुष्प में उपस्थित होता है। तो पौधों का ना जो जनन अंग होता है वो कौन होता है? फूल होता है। अब कुछ फूल जो होते हैं ना एक लिंगी होते हैं। जैसे पपीते का फूल जो होता है एक लिंगी होता है, उसमें एक ही गैमेट पाया जाता है। तो उसमें कैसे होता होगा जनन भैया? तो उसके लिए हम अभी आगे विधि बताएंगे। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, तो पुष्प का कुछ इस तरीके का भाग होता है। पुष्प का जो भाग होता है, देखिए पुष्प का कुछ इस तरीके का भाग होता है। ये जो है पूरा का पूरा वर्तिकाग्र है। ठीक है, इस वर्तिकाग्र में यहाँ पे देखिए पोलन ग्रेन्स है और ये वर्तिका है और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, और इस पोलन ग्रेन्स में ही परागकण बनता है। और जब फूल मैच्योर हो जाता है, जब फूल पूर्णतः मैच्योर हो जाता है, तो वो परागकण की जो कोशिका, जो एक रचना होती है वो फट जाती है और उनमें से परागकण निकलते हैं। और वही परागकण चिड़िया के द्वारा, तितलियों के द्वारा, हवा के द्वारा पुष्प के वर्तिका तक पहुंचता है, और वर्तिका से होते हुए यह अंडाशय की ओर गति करता है। और जैसे ही अंडाशय में पहुंचता है तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं और निषेचन की क्रिया शुरू होती है। अंततः पुष्प का जो मादा भाग होता है वो फल का रूप ले लेता है। ठीक है,
तो यहां से ये है पुष्प में लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, पुष्प में अलैंगिक जनन की जो विधियां होती हैं, बहुत सारी विधियां पाई जाती है। जैसे आलू का, वैसे पौधे ना, वैसे पौधे जिनका बीज नहीं पाया जाता है, जैसे आलू, ठीक है, वो अपने कायिक प्रवर्धन के विधि से जनन करते हैं। आलू क्या करते हैं? कायिक प्रवर्धन की विधि से जनन करते हैं। अगर आलू को लेकर के हम मिट्टी में ढक देते हैं मिट्टी से, और उस पे समय समय पे नमी यानी कि पानी की मात्रा देते रहते हैं, तो उसका जो आंख होता है ना, वहां से एक अंकुर निकलता है, और धीरे धीरे वो विकास करके वो खुद अब क्या बन जाता है? अब खुद जनक बन जाता है, और उसके छोटे छोटे फल जो है जड़ में लग जाते हैं। ठीक है, जड़ में छोटे छोटे फल लग जाते हैं, तो वो संतति होते हैं। ठीक है, और जो संतति होते हैं वो खुद एक जनक हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में जो होता है, अलैंगिक जनन की जो अलैंगिक विधियां होती हैं, उनमें संतति एक खुद जनक होता है। ठीक है, बाकी पुष्प का, तो पुष्प में नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है। वह भाग जो जिसमें पराग कण पाया जाता है, पराग कोश कहलाता है, और पराग कोश से लेकर के वर्तिका और पराग कोश के सम्मिलित रूप को पुष्प का पुंकेसर या फिर नर भाग कहा जाता है। ठीक है, तो पुष्प में नर भाग जो होता है उसमें पुंकेसर होता है। और नर युग्मक अगर बात किया जाए, पुष्प का नर भाग जो होगा पुंकेसर होगा, पुंकेसर। और यही पुंकेसर जो होता है ना, अगर नर युग्मक हमसे पूछ दिया जाए, नर युग्मक पूछा जाए, तो नर युग्मक के रूप में इसमें पराग कण पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है। ठीक है, और मादा भाग का अगर बात किया जाए, मादा भाग पुष्प में जो होता है वो अंडाशय होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, और युग्मक का बात किया जाए, युग्मक, तो जो युग्मक होता है अपना अंडाणु होता है। ठीक है, अंडाणु होता है। अब देखिए, जो पुष्प में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, उस लैंगिक जनन में क्या होता है कि पुष्प के नर युग्मक परागकण का मादा युग्मक अंडाणु से मिलने की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है, और यही जो है जो पौधों में जनन की प्रमुख कारक है। ठीक है, इसके साथ ही जैसे ही हवा बहता है या फिर तितलियों के पैरों के माध्यम से कोई भी पुष्प जब मैच्योर हो जाता है, अच्छे से जनन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके पुष्प के फीमेल पार्ट वाले वर्तिका वाले भाग पे चिपचिपा पदार्थ आ जाता है। ठीक है, और तितलियों के पैरों से जैसे ही पैरों के माध्यम से परागकण वहां पे पहुंचता है, उस वाले भाग पे पहुंचता है, तो वहां पे परागकण चिपक जाता है। फिर एक पतली सी नालिका होती है जिसे पराग नालिका कहते हैं। पराग नालिका के माध्यम से वो परागकण अंडाशय की ओर पहुंचता है, जहां पे मैच्योर अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, और पुष्प हमारा कहाँ? फल बन जाता है। जैसे ही हमारा पुष्प फल बनता है, तो थोड़े टाइम बाद उसमें एथिलीन या फिर एथिलीन का मान बढ़ता है, और फल जो है पूर्णतः तैयार होकर के पक जाता है। पकने के तत्पश्चात जैसे ही फल को हम लोग तोड़ते हैं, तो उसमें से बीज भी निकलता है, तो यह था पुष्प में लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन वैसे पौधे जिनमें पुष्प तो नहीं पाए जाते हैं, और पुष्प नहीं पाए जाएंगे तो फल भी नहीं पाए जाएंगे। जिनका हम लोग खाने में व्यवहार करते हैं, तना, ठीक है, उसका तना, पतियों वाले भाग को हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो जैसे आलू है अपना, आलू का हम लोग तना वाला भाग खाते हैं, और आलू का तना वाला भाग ही उसका जनक भी होता है, उसका तना वाला भाग भी संतति भी होता है। जैसे प्याज हो गया, तो प्याज में बर्ड्स निकलते हैं, बर्डिंग होता है। ठीक है, प्याज में बर्डिंग होता है। जब हम लोग के घर ना प्याज आ जाता है, उसको रख देते हैं, थोड़े दिन बाद उसमें से बहुत सारी पत्तियां निकलने लगती है, तो ये बर्डिंग होता है। इसी प्रकार से ईख पाया जाता है। ईख में ना उसके प्रत्येक पार्ट में, उस ईख अगर इतना लंबा ईख है, तो इसके ये इस वाले भाग पे ना एक छोटा सा टिप पाया जाता है, एक ये छोटा सा टिप पाया जाता है, और यही छोटा सा टिप ना जनन के लिए जिम्मेवार होता है। पूरे के पूरे ईख से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर इतना वाला पार्ट हमारे पास हो, तो हम नए ईख का जनन नए ईख के पौधे का प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि जब ईख का बुआई होता है, तो उसके छोटे छोटे पार्ट को काट लिया जाता है, और उसको कुछ दिन तक राख के साथ
या फिर अन्य जैविक रसायनों के साथ उनको मिक्स करके रखते हैं, धीरे धीरे उनका ग्रोथ होता है और ग्रोथ होने के बाद नया पौधा निकल जाता है। और एक ना अलैंगिक जनन, पौधों में एक अलैंगिक जनन की जो विधि पाई जाती है जिसे कलमीकरण कहते हैं। जैसे आप लोग ना गुलाब के पौधे को उसके बिना बीज के भी गुलाब का नया पौधा प्राप्त किया जा सकता है। तो यह हाइब्रिडेशन के अंदर पढ़ना है और यह इसको कलमीकरण कहते हैं। कलमीकरण में क्या होता है कि पौधों के तना को, शाखाओं को मिट्टी के साथ कुछ इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि उसमें नए जड़ निकल आते हैं और अंततः उसको पौधों से संपर्क तोड़ करके, काट करके और एक नया पौधा हम बना लेते हैं। तो इस विधि को कलमीकरण कहते हैं या फिर हाइब्रिडेशन कहते हैं। ठीक है, तो कलमीकरण और संकरण आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। कमेंट करके बताइएगा आज का ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।